વડોદરામાં પીએફ કમિશનર તરીકે મનોજકુમાર યાદવે ચાર્જ સંભાળ્યો છે। વડોદરા ખાતે પીએફ કમિશનર તરીકે મનોજકુમાર યાદવે ચાર્જ સંભાળ્યો છે। 1998ની બેચના મનોજકુમાર યાદવે 23 વર્ષની કારકિર્દીમાં મોટા ભાગે પીએફ કચેરીમાં કામ કર્યું છે। અગાઉ દેહરાદૂન, નોઈડા કામ કરી ચૂક્યા છે। વડોદરામાં આવીને તેઓ વડોદરા ક્ષેત્રમાં નોકરિયાત વર્ગ માટે પીએફ કચેરી દ્વારા તેમના ક્લેમ પાસ કરવા માટેની મુશ્કેલીઓ દૂર કરવા માટે પ્રાધાન્યતા આપવા ઈચ્છે છે। ઉપરાંત તેને સરળ કરવા પર ધ્યાન આપશે। દર મહિને 50,000 જેટલા ક્લેમ આવે છે। કોન્ટ્રાક્ટર પ્રિન્સિપલ એમ્પ્લોયર પોર્ટલ પર દરેક કોન્ટ્રાક્ટરે રજીસ્ટર કરવું ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે અને દરેક કર્મચારીનો પીએફ કાપીને સમયસર જમા કરવું જરૂરી છે। કોરોના કાળમાં જેમના માતા પિતા અવસાન પામ્યા છે તેમને માહિતી એકઠી કરીને તેમને મદદ કરવામાં આવશે। વડોદરામાં 6 લાખ લોકોના એકાઉન્ટ છે। 10મી જુલાઈના રોજ લોક અદાલત યોજાશે જેમાં જે પીએફ ધારકોની મુશ્કેલીઓ ઉકેલવામાં આવશે। મનોજકુમાર યાદવે મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં પીએફ કમિશન રેટ द्वारा वडोदरा करवानी कामगिरी विषय बातचीत करी हती। सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप लोग एक छोटे से इन्फॉर्मेशन पे आए और हमारे इस प्रेस कवरेज दे रहे हैं। थैंक यू। मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है कल, और इससे पहले मैं देहरादून और नोएडा के कार्यालयों में रह चुका हूँ और 1998 बैच में ज्वाइन किया है मैंने यूपीएससी के थ्रू। तो 22-23 साल की हमारी नौकरी हो गई है और यहाँ पे ईपीएफ जो कार्यालय है ये अभी इंडिया के कुछ बहुत अच्छे कार्यालयों में से है, बहुत अच्छे ऑफिसेज में से है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बड़े सब्सक्राइबर बेस को ये सर्विसेज दे रहा है। इसमें ऑलरेडी कंप्यूटराइजेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है और काफ़ी हद तक यहाँ पे लोगों के पास पीसी है, कंप्यूटर्स हैं, स्टाफ पूरा हमारा वेल ट्रेंड है और यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज हम और मेरे ख्याल से सेटिस्फैक्ट्री से भी अच्छा, काफ़ी अच्छी सर्विसेज हम दे रहे हैं। पर हमारी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले टाइम में जो सर्विस एरिया में टाइम लग रहा है क्लेम सेटलमेंट में, उसको और रिड्यूस कर दें और कम कर दें उसको, ताकि कोई भी मेंबर अगर अपना क्लेम फाइल करता है उसको 3 दिन के अंदर उसके पैसे का भुगतान हो जाए, ताकि उसको ज़रूरत में पैसे का लाभ मिल सके उसको। दूसरा, हमारी कोशिश ये है कि जो अभी कोरोना टाइम्स में जो बच्चे ऑर्फन हुए हैं, जिनके मदर फादर दोनों ही एक्सपायर हो गए हैं, उन बच्चों को आइडेंटिफाई करना कि उनके पेरेंट्स कहाँ किस फैक्ट्री में काम करते थे, उनका पीएफ का कितना बैलेंस था, उनको आइडेंटिफाई करके उनका इंश्योरेंस का पैसा, उनका पीएफ का पैसा उन तक पहुँचाना, ये एक हमारी प्राथमिकता होगी अभी आने वाले समय में सबसे ज़्यादा। और दूसरी जो प्राथमिकता है वो है आधार नंबर, आधार के डेटाबेस में जो नेम और फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ है वो, और हमारे पीएफ के डेटाबेस में जो डेटा है ये तीनों फील्ड्स के, उसको मैच कराना। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये तीनों डेटा फील्ड मैच कर जाएंगे तो लोगों को ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ मिलेगा और उनको हमारा सिस्टम खुद ही प्रोसेस कर देगा क्लेम को। अभी जैसे क्लेम आता है वो ऑनलाइन फाइल करते हैं तो मेरे बाबू के पास आता है, उसकी लॉगिन में वो वहाँ से प्रोसेस करता है उसको। जब ये ऑनलाइन हो जाएगा, सारी चीज़ें मैच कर जाएंगी, तो मैक्सिमम चीज़ें सिस्टम अपने आप प्रोसेस कर देगा। क्लेम को किसी आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिस्टम अपने आप उसको क्लेम प्रोसेस कर देगा, पैसा उनको मिल जाएगा। तीसरी प्राथमिकता हमारी होगी, जितने बड़े एम्प्लॉयर्स हैं, बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उसमें मैन पावर सप्लायर्स हैं। मैन पावर सप्लायर्स के लिए एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पोर्टल बना हुआ है। इस प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पोर्टल में उनको सभी मैन पावर सप्लायर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को रजिस्टर करना होता है, ताकि पता चल सके कि कौन सी कंपनी में कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है और वो अपने वर्कर्स का पैसा भर रहा है, नहीं भर रहा है, कंप्लायंस कर रहा है, नहीं कर रहा है, सिस्टम पे हम चेक कर सकते हैं उसको। तो ये हमारा प्रयास है कि वो इंश्योर करें कि जितने भी बड़े एम्प्लॉयर्स हैं, बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं, वो लोग प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पोर्टल पे अपने सारे कॉन्ट्रैक्टर्स का डिटेल्स, पीएफ नंबर, उनके वर्कर्स का डिटेल्स सब उस पर डालें, ताकि वो वेरीफाई हो सके। अगर कोई कंप्लायंस में कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो आइडेंटिफाई हो सके और जल्दी चीज़ों को हम पकड़ सकें और उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। और मेरा फोकस सर्विस एरिया को बहुत अच्छा करने का है कि यहाँ के जो हमारे वडोदरा के सब्सक्राइबर्स हैं, उनको अपने ज़रूरत के समय पे प्रोविडेंट फंड का पैसा बिना किसी प्रॉब्लम के मिल जाए, ये मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। और उनका जो प्रोविडेंट फंड का पैसा है, अगर वो एलिजिबल कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पे पीएफ लागू होना चाहिए, तो वो उनको मिलना चाहिए और इसके बीच में कोई आना नहीं चाहिए। उनके पीएफ के पैसे के बीच में और उनके बीच में उनका हक है प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट लेना, और उनको डेफिनेटली हम दिलवाएंगे। बात करें सर, तो जो कॉन्ट्रैक्टर होते
उनको भी अपने जो एम्प्लॉई है कामगार रखते काम पर उनके लिए भी रोल करना जरूरी है, कुछ बदलाव है नियम में? कोई छुटलाव नहीं है, उनको कंपलसरी है। जो भी बड़ी फैक्ट्री में कॉन्ट्रैक्टर है उनको एक पहले दिन से ही, जिस दिन से वो वर्कर काम कर रहा है उस दिन से ही उसका पीएफ काटना है और उसको हमारे यहाँ हर महीने जमा करा देना है 15 तारीख से पहले। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्टर छोटे मोटे हैं वो नहीं करते तो क्या कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ? उनके खिलाफ हमारे यहाँ सबसे पहले इंक्वायरी होती है, उसका इंक्वायरी करके उसको समन किया जाता है, यहाँ पे बुला के उसका सैलरी रजिस्टर मांगा जाता है, तुमने कितनी कितनी सैलरी दी। उस सैलरी का 12% एम्प्लॉय शेयर, 12% एम्प्लॉयर का जो हिस्सा होता है वो मिला के उसका असेसमेंट होता है। असेसमेंट का ऑर्डर पास होता है, ऑर्डर पास होने का 15 डेज़ का उसको टाइम मिलता है पैसे भरने का। 15 दिन बाद अगर वो पैसा नहीं भरता है तो फिर हमारे यहाँ से उसके खिलाफ रिकवरी की कार्रवाई होती है, जिसमें उसका बैंक अटैचमेंट होता है, उसकी प्रॉपर्टी की अटैचमेंट हो सकती है, उसको अरेस्ट हो सकता है। तो ये तीनों चारों कार्रवाइयाँ इकट्ठी होती हैं, क्योंकि ये जो पैसा वर्कर का है उसने अपनी मेहनत से जो इकट्ठा किया है, इसको कोई भी उसका हक नहीं मार सकता। हर तरह से जो हमारा एक्ट है ईपीएफ एक्ट, वो उसको बचाता है, उसको सेव करता है, उस ताकि बुढ़ापे में या जब उसकी अपंग हो जाता है कोई वर्कर या उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बच्चों को ये बेनिफिट हम दे सकें। एक सोशल सिक्योरिटी का छाता उसके सर पे हमेशा रहे कि कुछ भी दुर्घटना होती है या कोई कमज़ोरी होती है या बुढ़ापा होता है तो उसके लिए उसके बुढ़ापे में या उसके ख़राब समय पे ये सब चीज़ें काम आए उसके लिए। सर, कोरोना के समय में कितने कर्मचारी को उनका पैसा मिला है या तो उसकी कुछ? देखिए अभी एक मैं देहरादून से आ रहा हूँ, तो देहरादून में आप लोगों ने देखा होगा एक दुर्घटना हुई जिसमें डैम टूट गया और कई लोग बह गए थे। तो उसमें 143 लोग बह गए, तो उनका डेथ डिक्लेयर करना होता है। डेथ डिक्लेयर करने के एक हफ्ते के अंदर हम लोग उनको उनका पेंशन, उनका इंश्योरेंस का पैसा, इंश्योरेंस भी 7 लाख रुपए हो गया आजकल, उनके विडोज़ को वो पैसा पूरा दे रहे हैं और पेंशन दे रहे हैं विडो को भी और 2 बच्चों को 25 साल की उम्र तक, प्लस उनके पीएफ खाते में जो उनका बैलेंस है वो दे रहे हैं। तो कितना बड़ा आप देखिए, कितना बड़ा एक सिक्योरिटी है कि उनका जो घर है वो बर्बाद नहीं होता है। बच्चों का गांव में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो 4-5 हज़ार रुपये में उनको उनका घर चल जाता है, फ़ीस चली जाती है, खाने पीने को हो जाता है, इंश्योरेंस के पैसे से उनके बाकी ज़रूरतों की पूर्ति हो जाती है और पीएफ का पैसा भी उनको मिल जाता है। तो एक तरह से बहुत बड़ा, एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड में इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो किसी की सोशल सिक्योरिटी को देख सके। और ये कंट्रीब्यूटरी है, 12% एम्प्लॉय की सैलरी से, कामगार की सैलरी से कटता है, 12% मालिक देते हैं, तो ये जुड़ता है।